जब खास फूड्स हमने इनिशिएट किया था ना, यू वर वन ऑफ द फर्स्ट इंडिविजुअल जिनको हमने फूड भेजा था. सो देयर इज अ डिजीज कॉल्ड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. मेरे ऊपर जो उसका इम्पैक्ट आना शुरू हुआ तो मैं आई वाज 10 ईयर ओल्ड. सो क्लाउड किचन और दूसरा हमारा जो यूनिक डाइनिंग इन द डार्क है, जिसमें हम कॉर्पोरेट्स में जाके डाइनिंग इन द डार्क की एक्टिविटीज करते हैं. I'm seeing you guys grow. अली, मुझे याद है एक ज़माने में तुम एक ऑनलाइन रेडियो शो भी किया करते थे, याद है? को मैंने भी जो सारा कंटेंट उठाया था वो सारा मैंने बाहर के ही कंटेंट, मतलब बाहर जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं उन ऑनलाइन प्रोग्राम्स के थ्रू ही मैंने सीखा. यहाँ मुझे कोई कंटेंट नहीं मिला था. जब आपको पता होता है कि यार ये वो आइडिया है जिस तरीके से आपने प्रेजेंट करना है, आपकी प्रेजेंटेशन की बेस पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं. अस्सलाम वालेकुम. स्टार्टअप पाकिस्तान की एक और एपिसोड, एक और पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है. भाई आज बड़ी मज़ेदार और बड़ी ज़बरदस्त एपिसोड होने वाली है. वैसे तो हमारी हर प्रोग्राम ही बड़ा मज़ेदार होता है और मैं तो बड़ा इंजॉय करता हूँ, लेकिन आज जो दो ख़ास मेहमान, मैं ख़ास तौर से इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे पास दो ख़ास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं. क्योंकि अच्छा, दिस इज़ बाय द वे वन ऑफ आवर शार्क टैंक सीरीज़ पॉडकास्ट. आपको पता है कि शार्क टैंक जिस वक्त पाकिस्तान में शुरू भी नहीं हुआ था, हम उस वक्त से उसके हवाले से शोर मचा रहे हैं. और वाई नॉट, बिकॉज वी आर द ऑफिशियल डिजिटल मीडिया पार्टनर ऑफ शार्क टैंक पाकिस्तान. इसमें मेरे ख्याल से अब कोई शक नहीं है दैट द शो इज़ सुपर हिट, कामयाब जा रहा है माशाल्लाह से. और जो पहली पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड की थी, जो इस सोनी पिक्चर से इस प्रोजेक्ट के हेड आए थे, उस वक्त काफ़ी सारी एप्रीहेंशंस थी. एवरीबडी वाज ऑप्टिमिस्टिक, बट हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये प्रोग्राम माशाल्लाह इतना कामयाब रहेगा. और पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योरियल लैंडस्केप में हमारे पास कुछ बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट भी मिले, कुछ बड़े सुपरस्टार्स हमको मिलें और कुछ बड़े इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स भी हमें मिलें. सो इस बार जिस इंस्पिरेशनल सिबलिंग्स, जिस डुओ के साथ मैं मौजूद हूँ, अगर आप शार्क टैंक फॉलो करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इनको ना जानते हो. ख़ास फूड के नाम से इन्होंने रिसेंटली अपनी पिच की थी, अब से कुछ हफ्ते पहले, और बड़ी कामयाब पिच रही थी. और माशाल्लाह द पिच हैज़ बीन वॉच्ड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ऑन यूट्यूब, और बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है. तो हमने सोचा कि जी इन दोनों को, इन बहन भाई को जो है वो अपने प्रोग्राम में बुलाया जाए. मेरे लिए तो ये बड़ा आसान काम था, बल्कि मैंने ही अपनी टीम को बोला कि भैया ये इन दोनों को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, और ये लोग जब शायद बहुत छोटे से होते होंगे उस वक्त से मुझे जानते हैं, लेकिन कैसे जानते हैं ये भी हम आपको भी बता देंगे. लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड टू कंडक्ट दिस वेरी डिटेल्ड इंटरव्यू विद दीज टू वंडरफुल इंडिविजुअल्स. मेरे साथ मौजूद हैं ख़ास फूड के फाउंडर एंड CEO मिस्टर अली तरीन, और उनके साथ मौजूद हैं उनकी बहन हु इज़ द को फाउंडर ऑफ ख़ास फूड, फ़िज़ा हुसैन. अस्सलाम वालेकुम अली. अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. नहीं यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज वेरी एक्साइटेड. बल्कि मैं अभी जब रास्ते में आ रहा था तो मैंने एक बार फिर से तुम लोगों की पिच दोबारा से देखी ना. मैंने कहा कि यार एक बार ज़रा मेमोरीज एक बार फिर से रिफ़्रेश कर दें. सो गाइज़, लाइक ख़ास फूड्स, बाय द वे मैं आपको बताता चलूँ कि डाइनिंग इन द डार्क जिस कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे, मैं खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ. और अगर अली मैं गलती पे ना हूँ तो आई शुड बी अमंग वन ऑफ द फ्यू फर्स्ट पीपल जिसके साथ तुम लोगों ने ये किया होगा. यस, यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल. बल्कि मैं आपको इसकी सीरीज बताता हूँ. जी जी. आप किस किस चीज़ में फर्स्ट हैं. हाँ हाँ. जब खास फूड्स हमने इनिशिएट किया था ना, यू आर वन ऑफ द फर्स्ट इंडिविजुअल जिनको हमने फूड भेजा था. आपको याद है आपकी बर्थडे थी, राइट? मुझे इस वक्त याद आ गया. वो दिन था जब हमने खास फूड्स को इनिशिएट किया था फॉर्मली. तो खास फूड्स के प्लेटफॉर्म से आप सबसे पहले जो खाना खाने वाले आप हैं, प्लस फिर हमने आपके साथ एक छोटा सा पॉडकास्ट किया था, एक सीरीज की थी जिसमें हमने आपको ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी कराई थी. तो ऑफ कोर्स डाइनिंग इन द डार्क भी आपने एक्सपीरियंस किया है. और अदील भाई, आप अभी इंट्रोडक्शन में बता रहे थे कि भाई ये लोग बहुत छोटे थे, तो आप खुद भी माशाल्लाह उस टाइम पे बहुत छोटे थे और काफ़ी छोटी उम्र से आप रेडियो को भी सुन रहे हैं. और रेडियो में भी आपने मुझे एक दफ़ा बुलाया हुआ है. मैंने अली को बिल्कुल रेडियो पे बुलाया हुआ, बल्कि मैं ऑनेस्टली अभी रास्ते में आते हुए सोच भी रहा था कि इस वाले रेडियो स्टेशन में था या पिछले वाले रेडियो स्टेशन में, जब मैं आई थिंक पिछले स्टेशन में हुआ करता था, वहाँ पे मैंने आपको बुलाया था. तो आई मीन सो माई एक्वेंटेंस विद अली एंड फ़िज़ा, इट गोज़ बैक अ लॉन्ग टाइम, एंड आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह कि both of them are getting the attention that they always deserve. अली, of course, ख़ास फूड्स, फ़िज़ा, डाइनिंग इन द डार्क, इन सब चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन जनरली आई नॉर्मली स्टार्ट विद द जर्नी.
ज़ाहिर है जब भी हम किसी व्हेनेवर वी मीट समवन विद स्पेशल नीड्स, विजुअली इम्पेयर्ड कोई बंदा हो, हमारे कुछ सवालात ज़ाहिर है उनके जहन में आते हैं कि वर यू बॉर्न दैट वे, या फिर ज़िंदगी में आगे चल के ये इशू हुआ था, व्हाट सॉर्ट ऑफ मेडिकल इशू वाज दैट लेड टू दिस। सो थोड़ा सा अगर अपना आप लोग इस हवाले से तारुफ करा सकें। श्योर। सो देयर इज अ डिजीज कॉल्ड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जो कि आपके साथ चल रही होती है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है वो थोड़ी सी देर के बाद होता है। तो मेरे ऊपर जो उसका इम्पैक्ट आना शुरू हुआ, तो मैं आई वाज 10 ईयर ओल्ड जब कंप्लीटली मैं विजुअली इम्पेयर्ड हो गया। उससे पहले उसके जो सिम्टम्स थे वो आना शुरू हो गए थे। पेरेंट्स ने नोट करना शुरू कर दिया था कि चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। और इसके साथ पूरी एक कंटिन्यूएशन है डॉक्टर्स के पास जाना सारा, जिस तरह से हर पेरेंट्स अपने बच्चों की बेहतरी के लिए कोशिश करते हैं, मेरे पेरेंट्स ने भी किया। लेकिन वहाँ पे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि डॉक्टर्स ने उसको डायग्नोज करने के बजाय हमें एक झूठी होप में लगा दिया। अब वो होप ये थी कि ओके सो आप ये ग्लासेस ले जाएं, आप ये मेडिसिन्स ले लें, आप ये विटामिन्स ले लें, और एक थोड़े से टाइम के बाद ग्रोथ की एज है, ग्रोथ के बाद आपकी आईसाइट ठीक हो जाएगी। अब एक छोटा बच्चा है, ज़ाहिर है उसको चीज़ों को समझना और समझाना मुश्किल काम होता है। तो मैं अपने ऊपर जब इसको देखता हूँ, रिफ्लेक्ट करता हूँ, तो मुझे और मेरे पेरेंट्स को भी कि ये लगा कि भाई थोड़े से टाइम के बाद, यानी कि कुछ सालों के बाद में भी आईसाइट ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो अब जो सारी ख्वाबों की, गोल्स की, एक्टिविटीज़ की एसोसिएशन है, वो इस चीज़ के साथ कनेक्ट हो गई कि अच्छा, जब मेरी आईसाइट ठीक हो जाएगी, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं ना दिल भाई, जहाँ पे आपके अगर पांचों सेंसेस बराबर हैं, तो आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल कंसीडर हो रहे होते हैं। तो हमने भी मुझे भी ऐसा लगा कि भाई मैं नॉर्मल इंडिविजुअल तब होऊंगा जब मेरी आईसाइट ठीक होगी। तो बहुत सारी चीज़ें देखना शुरू कर दी। उस दौरान बहुत सी और चीज़ें हो रही, स्कूल मेरा छूट गया क्योंकि इंक्लूसिव स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मुझे कहा गया कि ठीक है, आप स्कूल में नहीं पढ़ सकते, या तो स्पेशल स्कूल में जाएँगे। मेरी होम स्कूलिंग इस दौरान शुरू हुई। तालीम का सफ़र नहीं रुका, और इसमें मेरे क्रेडिट जाता है फैमिली को, मुझे भी इस तरीके से, मेरी फैमिली को इस तरीके से कि उन्होंने मुझे घर में पढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि वो जो प्रिपरेशन हो रही थी ना कि आप जब एक टाइम के बाद आईसाइट ठीक हो जाएगी तो आप रेडी हो जाओगे। राइट। खैर एक दिन ऐसा आया जब मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गया इस चीज़ से कि भाई वो दिन कब आएगा जब मेरी आईसाइट ठीक हो जाएगी। तो हम एक डॉक्टर के पास गए, और काफ़ी बड़े डॉक्टर थे, और उनसे हमने ये सवाल कर लिया, मैंने ये सवाल कर लिया भाई कि अब मुझे बता दें भाई कब ठीक होगी। आज बता दें, ऑपरेशन करना है ऑपरेशन कर लें, जो करना है सब कुछ, आई एम रेडी। उन्होंने मुझे एक बहुत मुख्तसर सा जवाब दिया, और वो मुख्तसर सा जवाब था कि आपकी आईसाइट कभी ठीक नहीं होंगी, और आपको अपनी सारी ज़िंदगी इसी तरीके से गुजारनी है। सही। वो जो टाइम था ना अदील भाई, वो एक थोड़ा मुश्किल टाइम था मेरे अली लिए। क्या एज थी उस वक्त? आई वाज अराउंड 10 ईयर अच्छा, ये ओल्ड। ये हाँ, वही ये टाइम था 10 साल की, जिसको हाँ 10 साल की उम्र का मैं बच्चा था। उससे पहले जो सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी उससे पहले हो रही थी, लेकिन 10 साल की उम्र में मुझे जो है वो ये चीज़ बता दी गई थी कि अब आपकी ज़िंदगी में आईसाइट कम ही होंगी, उसके इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं हैं। तो वो सारी चीज़ें जो मैंने एसोसिएट की हुई थी इस बात से कि मैं देख सकूँगा, तो मैंने ये ख्वाब पूरे करने, ये गोल सेट करने, मेरे सामने वही सारी चीज़ें आना शुरू हो गई दिल भाई। तो मैं फिर अपने आप से भी सवाल करना शुरू हो गया, माशरे से भी सवाल करने, मतलब मेरे सामने 2 ऑप्शन थे। ऑप्शन नंबर 1, मैं अपने आप से सवाल करूँ, अल्लाह से सवाल करूँ, सोसाइटी से सवाल करूँ, दुनिया में अरबों लोग हैं, व्हाई मी? और फिर कुछ अरसे के बाद जब चीज़ों को रियलाइज़ किया, चीज़ों को समझा, तो फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मी? यानी जो कुछ करना है वो विदाउट आईसाइट मैं क्यों नहीं कर सकता? तो बस फिर वहाँ से जर्नी शुरू होती है, और फिर जर्नी के बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट। फिज़ा, आई कम ओवर टू यू बिकॉज ये जिस बीमारी का नाम अली ने लिया, ये बज़ाहिर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर गालबन है, यानी आप हेरिडिटी डिजीज़ है जो कि आप कहीं ना कहीं जीन्स में इंसान के आ रही होती है। सो यू सफरिंग फ्रॉम द सेम डिसऑर्डर दैट अली इज़? जी,
मैं और अली सेम ही डिजीज़ को सफ़र करें, लेकिन हम लोग का डिफरेंस ये था कि ये डिकेड्स में अफेक्ट करती है। तो मैं जब 20 साल की हुई थी तो मेरा कंप्लीटली विजन लॉस तब हुआ था। तो 20 साल तक तो आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाए। उस वक्त तक जो मेरी लाइफ थी वो मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय की थी। मतलब लिमिटेशन होती थी लेकिन मॉडिफिकेशन से फिक्स हो जाता था हर प्रॉब्लम ना। मुझे लगता था ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम हर चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन फिर जब ब्लाइंडनेस हुई तो फिर मेरे लिए मतलब अली का मैं माशाल्लाह कहूँगी कि अली बहुत जल्दी रिकवर कर गया था। लेकिन मुझे बहुत टाइम लगा था, बहुत टाइम, कितनी रातें मतलब मैं रो रो के गुजारती थी कि अल्लाह में मुझे अपने पास बुला लें। मतलब मुझसे नहीं रहा जाता था, मुझे ज़िंदगी का पर्पस चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि सुनना क्या, मुझे मैं ना सुन पा रही होती थी ना चलना, हर चीज़ का खौफ। अगला कदम पता नहीं कोई खड्डा तो नहीं है, ये पता नहीं मैं किसी के साथ जा रही हूँ, ये अपना है या नहीं है। मतलब इतना खौफ मेरे अंदर, इतना खौफ, और ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती थी। लेकिन फिर ये है कि ट्रेनिंग्स ली इस तरह की जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए होती हैं, उनको एम्पावर करने के लिए, इंडिपेंडेंट करने के लिए, वो ट्रेनिंग्स ली। फिर इर्द गिर्द लोग देखे, कुछ सक्सेस स्टोरीज़ देखी कि और लोग भी हैं जो जी रहे हैं। फिर मैंने भी अपने गोल्स डिसाइड किए। वो कुकिंग तो मुझे हमेशा से फैसिनेट करती ही थी और अच्छा खासा एक्सपोजर हो चुका था। फिर मैंने तलाश की अपने फेवरेट जिससे मुझे लगता था ये बहुत ऑथेंटिक। कुछ प्रोग्राम्स आते हैं कुकिंग पे जो सिर्फ रेटिंग, टीवी पे प्रोग्राम्स आते हैं जो सिर्फ रेटिंग के लिए होते हैं ना, वो सिर्फ ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग मिल जाए। एक प्रोग्राम था जो कुकिंग प्रोग्राम था, शेफ जाकिर। जी वो मैं जब भी करती थी मुझे बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती थी, और कोई एक रेसिपी भी ऐसी नहीं होगी कि मुझे एक से दूसरी दफ़ा ट्राई करनी पड़े कि मुझे लगे कि कुछ मिसिंग है इसमें। मैं पहली ही दफ़ा बनाती थी तो वो परफेक्ट बनती थी। तो फिर मुझे इस तरह जो है आहिस्ता आहिस्ता बनाते बनाते परफेक्शन आ गई। और कोई आहिस्ता आहिस्ता भी नहीं आई, मेरे ख्याल से कोई 10 साल लगे होंगे जो मैं शेफ़ ज़ाकिर को सुनती रही हूँ। लोग अपने यूट्यूब में प्लेलिस्ट बनाते हैं गानों की, और मेरी प्लेलिस्ट होती थी ये वाला फूड, ट्रेडिशनल खाना, चाइनीज़ फूड, ये फूड। 10 साल आपने तजुर्बा अली पे किया, फिर घर वालों पे? घर वालों पे ही। अच्छा, ठीक है। बस फिर तजर्बा करते करते जो है इतना कॉन्फिडेंस आ गया माशाल्लाह। इंशाल्लाह, मतलब माशाल्लाह से फिर हम लोग जो है इसको ख़ास फूड्स की शक्ल में ले आए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ख़ास फूड्स जो है। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा आदिल भाई। ज़ाहिर है फ़िज़ा ने अपनी जर्नी आपको सुनाई। इस दौरान हमारी फैमिली या हमारे पेरेंट्स, हमारे बहन-भाइयों को भी वही सारे खौफ होते थे कि अच्छा चूल्हे के सामने जाओगी, हाथ कट जाएगा, हाथ जल जाएगा, ये सारी चीज़ें। ये बहुत सिंपल ले नहीं था, इजी भी नहीं था। राइट। हर चीज़ के लिए फ़ाइट करनी पड़ी। मतलब अपने घर वालों को भी कभी कभी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ज़रा मतलब हार्श हो जाता है बंदा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, नहीं मैं करूँगी। तो आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों ने भी फिर फ्रीडम देना शुरू किया। थोड़े थोड़े शुरू में मेरे साथ ही रहने लगे। फिर उन्हें भी कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ ये कर सकती है। तो फिर आहिस्ता से उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया कि हाँ ये कर सकती है। तो फिर मैंने करना शुरू कर दिया। और सिर्फ ऐसा नहीं, मैंने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ किए थे जिसमें सेंसेस के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी कि किस सेंस को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारा ये वाला मतलब हमारी ये वाली नीड पूरी होगी। तो वो पूरी सारी स्किल्स अपने डेवलप करके उसके बाद जाके अपने गोल्स की। राइट। वैसे फ़िज़ा के बारे में मैं भी बताना चलूँ कि माशाल्लाह खातून खाना हैं, शादीशुदा हैं, इनके एक बड़े ही क्यूट से और बड़े ही शरारती से इनके साहबजादे भी हैं। 4 साल के हैं माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल 4 साल के। वो मैं कहूँगी अल्लाह ताला ने उसको ना ट्रेन करके भेजा, इतना एक्सेसिबल है। मतलब वो हर चीज़ जो यूज़ कर रहा होगा ना उसकी फुल डिस्क्रिप्शन, अगर शर्ट है तो उस शर्ट पे क्या बना हुआ है, उसका कलर क्या है, कोई टॉय यूज़ कर रहा है तो उस टॉय की वो हर चीज़ की डिस्क्रिप्शन के साथ बात करता है। राइट। इनके हस्बैंड भी बाय द वे इस वक्त हमारे स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं और बड़ा ज़बरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर है इनका। तो कभी इनकी जुगतें सुनने को इनके साथ पॉडकास्ट हम कर लेंगे, लेकिन खैर चलें जी। हाँ, उसके लिए आपको ना एक अकेला उनके साथ पॉडकास्ट करेगा। वो सब पे भारी हैं, वो वाले भारी नहीं, लेकिन फिर भी चलें जी, सब पे भारी हैं माशाल्लाह। चलें नाउ कमिंग बैक गाइस, ग्रेट स्टोरी, इंस्पिरेशनल स्टफ। अल्लाह ताला आप लोगों को, अब देखो मेरे ख्याल से अली ज़ाहिर है ये इसमें अब तो कोई शक नहीं है कि whatever experiences you had is behind you guys now. I think ज़िंदगी की एक ज़ाहिर एक रियलिटी है जिसके साथ अब you guys are in agreement and माशाल्लाह I'm seeing you guys grow. अली मुझे याद है एक ज़माने में तुम एक ऑनलाइन रेडियो शो भी किया करते थे, याद है? रेडियो सबके साथ, मेरे ख्याल से उसका नाम होगा, तो मुझे नाम याद है देखो बाय द वे उसका। बट नाउ अली and until recently you were working for a multinational bank as well. अब आपने उस बैंक की नौकरी को छोड़ दिया रिसेंटली, उसको खैर बात कह दिया है, और फुल टाइम अब आप ख़ास फूड्स में आ गए, ऐसा ही है सिलसिला?
तो ये यार एक बड़ा मेजर चेंज होता है भैया। मैं भी अपनी फुल टाइम नौकरी छोड़ के अपने पैशंस की तरफ आ गया हूँ। हाउ इजी और डिफ़िकल्ट वाज दैट डिसीजन कि एक फुल टाइम नौकरी छोड़ के, एक बैंक की नौकरी बड़ी सॉट आफ्टर होती है, स्टेबल भी मानी जाती है, वो छोड़ के अपने इस काम की तरफ आ जाना? थोड़ा मुश्किल डिसीजन ज़रूर था, अगर आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपको हर महीने की 25 तारीख को एक तनख्वाह आ जाएगी क्या बात है। और आपको हर महीने के शुरू में, हर साल के शुरू में एक बोनस आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। बट कहीं न कहीं था कि यार वो जो पैशन है, वो पूरा नहीं हो पा रहा। और जो इनिशिएटिव हमने शुरू किया है, अच्छा फ़ास्ट फूड ऐसा नहीं है कि हमने फ़ास्ट फूड शुरू करते ही नौकरी छोड़ दी, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तमाम एंटरप्रेन्योर्स जो सोच रहे हैं कि आपने अपना बिज़नेस शुरू किया और बिज़नेस शुरू करते ही आपने नौकरी को खैर बात कहते हैं ना, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा टाइम देना है अपने बिज़नेस को, उसकी पोटेंशियल को देखना है और उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि क्या आप, अगर एक नौकरी पेशा इंसान है और अगर आप अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और उसके बाद आप अपने पैशन या अपने स्टार्टअप पे काम करते हैं, तो उसको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने भी साथ-साथ इसको इवैल्यूएट किया। इन द मीन टाइम हम काम करते रहे, ऐसा नहीं है। नौकरी के साथ-साथ थोड़ा बहुत सपोर्ट, फ़िज़ा कंप्लीटली उसको हैंडल करती थी। लेकिन मैं भी फ़िज़ा को जहाँ मेरी सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, उसको मैं सपोर्ट करता था। लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें हुई, अच्छी चीज़ें होना शुरू हुई, चीज़ें समझ आना शुरू हुई। इसके अलावा जो शार्क टैंक वाला इनिशिएटिव है ना, ये वो एक ऐसा इनिशिएटिव था, जिसने मुझे बहुत, मेरे लिए आसान बना दिया इस डिसीज़न को कि मैं अब अपने इनिशिएटिव को जो है वो अब पूरा टाइम दे सकता हूँ। राइट। बिकॉज़ जब शार्क टैंक पाकिस्तान में आया तो मुझे ये था कि फ़ास्ट फूड जो है ना, वो शार्क टैंक में होना ज़रूरी है। तो आई थिंक वन ऑफ द रीज़न्स जो शार्क टैंक है, उसने मुझे मोटिवेट किया कि ठीक है, अब वो टाइम आ गया है कि जहाँ आप अपने स्टार्टअप को मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं। एक्सीलेंट। सो शार्क टैंक आ गया, तुमने फिज़ा से बात की होगी कि यार चलना चाहिए, क्या ख्याल है, कुछ पे करें। डिड समबडी अप्रोच यू या अपना ही पिच बना के उनको भेज दी थी, क्या किया था? नहीं, नहीं। अच्छा, शार्क टैंक के बारे में अक्सर हम सोशल मीडिया पे भी सुन रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ठीक है? नोबडी अप्रोच अस, यानी ऐसा नहीं है कि किसी ने हमें उनकी टीम में से कहा हो कि भाई आ जाएँ और आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है, आप आ जाएँ और अप्लाई करें, नहीं। पूरा एक प्रोसेस था और उस प्रोसेस को मैंने उसी तरीके से किया जिस तरीके से कोई भी दूसरा इंडिविजुअल करता है। गुड। फॉर्म भरने से लेके इनिशियल स्क्रीनिंग तक। जब एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, क्योंकि इनिशियली ना शार्क टैंक की बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं कर रहे थे जब ये स्क्रीनिंग वगैरह कर रहे थे। तो बहुत लिमिटेड मार्केटिंग होती थी, लेकिन हम क्योंकि एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के थे और चीज़ें जब पता चली, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और मैंने कहा, जब देखा हमने कि यार शार्क टैंक पाकिस्तान में आ रहा है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि यार शार्क टैंक पाकिस्तान में आ रहा है तो खास फूड्स को उसमें होना ज़रूरी है। और फिर उसके सारे लवाज़मात जो भी थे वो पढ़े, स्क्रीनिंग किस तरह होनी है, फॉर्म में क्या है, किस तरीके से आइडिया को मज़ीद रिफ़ाइन करना है। बहुत सारी चीज़ें, और इनिशियली हम एक और आइडिया के साथ, मैं इस पे भी आगे जाके बात करूँगा, एक डिफरेंट आइडिया के साथ पिच करना चाह रहे थे। लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, जो हमारी ओरिजिनैलिटीज़ हैं ख़ास फूड्स की, क्योंकि हम ख़ास फूड्स में 3 एरियाज़ में काम करते हैं दिल भाई। हमारा जो एक बुनियादी है, एक तो क्लाउड किचन है जिसके आप कस्टमर भी रहे जी हैं, बिल्कुल रहे है हैं, ना? बिल्कुल। और भाभी और ने बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह कुकिंग होती है एंड हाईली रिकमेंडेड गाइस। नॉट आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई नो दीज गाइस, दे आर माय फ्रेंड्स फॉर मेनी इयर्स, बट द फूड टेस्ट अमेजिंग एज वेल यार, नो डाउट। सो क्लाउड किचन, और दूसरा हमारा जो यूनिक डाइनिंग इन द डार्क है, जिसमें हम कॉर्पोरेट्स में जाके डाइनिंग इन द डार्क की एक्टिविटीज़ करते हैं। यानी आपकी टीम को जाके हम टीम बिल्डिंग एक्टिविटी का मौका देते हैं और वहाँ पे सेंसिटाइजेशन भी हो रही होती है उसके थ्रू। और तीसरा हमारा है जो ट्रेनिंग वाला, जो अभी थोड़ी देर पहले फ़िज़ा बात कर रही थी ना, कि फ़िज़ा ने वो चीज़ें सीखी कि कैसे एक विजुअली इम्पेयर्ड इंडिपेंडेंट बना सकता है अपनी ज़िंदगी को। इस हवाले से बहुत लिमिटेड काम हुआ है पाकिस्तान में, और क्योंकि हम इसको, मैंने भी जो सारा कंटेंट उठाया था वो सारा मैंने बाहर के ही कंटेंट, मतलब बाहर जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं उन ऑनलाइन प्रोग्राम्स के थ्रू ही मैंने सीखा। यहाँ मुझे कोई कंटेंट नहीं मिला था जिसके थ्रू मैं सेंस को मज़ीद इन्हेंस करके समझ सकूँ कि क्या क्या सेंसेस के क्या क्या
मतलब बेनिफिट हम ले सकते हैं। कुकिंग इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक इंडिविजुअल है नहीं पता, उसकी फैमिली है उसको नहीं पता। तो तीसरे एरिया में हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उनको ख़ास फूड्स के जो इकोसिस्टम है उसमें अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये वो 3 एरियाज़ हैं जिसमें ख़ास फूड जो है वो काम कर रहा होता है और इसी इम्पैक्ट के साथ और इसी आइडियाज़ के साथ हम फिर शार्क टैंक में गए। एक्सीलेंट। सो फिज़ा, ज़ाहिर है जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उनके जहन में, बल्कि मुझे याद है वन ऑफ द शार्क्स एक्चुअली आस्क यू दिस क्वेश्चन ड्यूरिंग योर पिच एज वेल, कि यानी एक इसको देखो, एक बंदा जिसकी सारी सेंसेस काम कर रही हैं एंड ही इज़ एबल टू सी, उसके लिए तो वो बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेता है कि मैं किचन में गया, मुझे पता है मसाला कहाँ रखा है, नहीं भी हुआ तो मैंने ढूंढ लिया, ढूंढ के निकाल लिया, अंडा बना दिया, डबल रोटी सेक ली, सब कर लिया। हाउ डू यू गो अबाउट, आप कैसे करती हैं? इसके लिए तो बड़ा ऑर्गेनाइज होना ज़रूरी होता है। अब मसालों की जैसे हम देख के पहचान लेते हैं कि ये हल्दी है तो ये गरम मसाला है तो ये फलाना, आपके क्या ब्रेल के थ्रू आप रीड कर रही होती हैं, क्या होता है? हाउ डू यू आइडेंटिफाई द डिफरेंस, सूंघ के पता चलाती हैं? एक टिपिकल डे एट योर किचन कैसा जाता है? अच्छा, ब्रेल के थ्रू भी होता है। हम इनिशियली जो स्टूडेंट्स को लेके जा रहे होते हैं हम ब्रेल के थ्रू कर रहे होते हैं, उन्हें ब्रेल टैग्स दे रहे होते हैं। लेकिन अब मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि एक तो मैंने अपने जार्स जो हैं उसमें ऐसी सेटिंग रखी हुई है कि मुझे पता होता है कि हल्दी का जार ज़रा दूसरी शेप का है और लाल मिर्चों का अलग है, नमक का कुछ अलग है। मतलब होते एक ही टाइप के हैं लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है जो मुझे पता होते हैं। तो उससे मुझे फ़ौरन हाथ लगाते। और दूसरा ये है कि जितने भी देखने वाले लोग हैं वो 80% अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि वो बाकी सेंसेस को यूज़ करें। तो अब हमें फोकस करना पड़ता है अपने बाकी सेंसेस। अब मुझे लगता है कि हमारे जो हाथों में या मसल्स में जितनी मेमोरी हमारी सेव हो चुकी होती है, किसी भी चीज़ को हल्का सा टच करते ही ना अंदाज़ा, मतलब आपके माइंड में एक पिक्चर आ जाती है। जैसे आंखों में आपको देख के नज़र आ रहा होता है, वैसे हमारे माइंड में एक पिक्चर आ जाती है कि ये चीज़ है और ये इस तरह है। कोई भी सब्ज़ी, समोसा, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को हाथ लगाते ही आपको ऐसे तो नहीं, हर वक्त तो आपको कोई नहीं बताएगा ना ये समोसा है, ये खीरा है, ये टमाटर है। वो आपको हाथ लगाते ही पता चल जाता है। तो ये कुदरती तौर पे एक सेंस है मतलब आपके हाथ में। तो चीज़ों को मैं जिस तरह यूज़ कर रही होती हूँ वो ज़्यादातर मैं स्मेलिंग सेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। साउंड, जैसे ऑयल डाला, ऑयल गर्म हो गया, साउंड आए। अपना उसमें मैंने कोई भी इंग्रेडिएंट डाला तो उसकी खुशबू से मुझे आइडिया हो गया कि अब नेक्स्ट स्टेप लेना है। फिर उस मीट डाला तो उसके टेक्सचर से मुझे अंदाज़ा हो गया कि मतलब ये अब ये बिल्कुल मतलब आगे की तरफ जा रहा है, तो अब इसमें नए मतलब और इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हर सेंस मुझे जो है वहाँ गाइड कर रहा होता है कि मुझे इस सेंस के थ्रू, मतलब गाइडेंस के थ्रू मैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन ले रही होती हूँ जो कि देखने वाले आंखों से ले रहे होते हैं और मैं आंखों के अलावा जो मेरे पास जितने भी सेंसेस हैं उनसे ले रही होती हूँ। और प्रैक्टिस करते करते आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सेफ्टी आपकी खुद मेंटेन हो जाती है। मतलब कोई ऐसा डर नहीं होता कि आप जल जाएंगे, या क्योंकि अलर्ट तो आपको रहना ही रहना है। बिल्कुल ढीले ढाले होके तो खड़े होके काम नहीं हो सकता। वैसे खाने बनाने वालों की जो एक बड़ी खुसूसियत होती है वो ये होती है कि उनको अपनी अज़मत का पता ही नहीं होता। यानी वो बेहतरीन खाने बना रहे होते हैं और वो अपने खाने के मामले में बड़े वालदाएँ होती हैं ना, हम सभी कुछ खा लेते हैं बेटा, हम तो सब बना लेते हैं, सब कर लेते हैं। अपने हाथ की कौन सी डिश पसंद है फ़िज़ा? क्या चीज़ आप कहती हैं कि यार ये मेरा मास्टरपीस है जो मैं ये कुक करती हूँ? मुझे अपने हाथ की कढ़ाई, क्योंकि वो मैं चिकन में या बीफ मटन, कौन सी वाली? चिकन में। और बीफ बिरयानी भी बहुत पसंद है। बीफ बिरयानी बहुत पसंद है मुझे, बहुत भूख लग रही है, पता है मैं नाश्ते के बाद कुछ भी नहीं खाया हुआ अभी, दोपहर हो गई है। सेम यार, अली कोई भूख। अली क्या वैसे तुम्हें क्या पसंद है फ़िज़ा का बनाया हुआ खाना? अच्छा, यूजुअली ना मुझे बिरयानी इतनी ज़्यादा अपील नहीं करती। इसको निकाल देते हैं हम यहाँ से, ठीक है? ये कैसा कराची वाला है, इसको भेज दो, लाहौर भेज दो, इसको पिलाओ खिलाओ इसको। ये मेरे सेंटेंस का पहला हिस्सा था। अच्छा, पहला हिस्सा था, चलो। और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। लेकिन फ़िज़ा की जो बिरयानी होती है ना वो मुझे अच्छी लगती है, अपील करती है, मैं खा लेता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ एक कोयला कढ़ाई होती है जो कि हम खाते हैं। ऑफ कोर्स कोयला कढ़ाई शायद आपने भी खाई हुई होगी, ये बड़ी मज़ेदार सी होती है। और इसके अलावा फ्राइड राइस भी आजकल हमारा दम कीमा बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी डिमांड आ रही है। और दम कीमा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फूड थिंग्स। दम भी आप ये उसको कोयला वगैरह पे ही करती हैं, क्या करती हैं? जो स्मोक देते हैं। हाँ, वो उसका एक अलग ही फिर उसकी एक खुशबू सी आ जाती है ना, बस जाती है उसमें वो। बहरहाल ज़बरदस्त। वाह, ये मैंने जानबूझ के सवाल पूछा ज़रा, मैंने कहा मैं भी अपने ज़रा भूख को बेदार करवाऊँ मैं। अच्छा, एनीवे कमिंग बैक, मतलब हो सकता है अच्छा मेरे जहन में ना कुछ आ रहा था ये कि हो सकता है ये दोनों आ रहे हों
अदील भाई के लिए कुछ लें, अदील भाई हमने ये दम वाला कीमा बनाया था आपके लिए, हम ले, कह लो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बता देता हूँ, फिजा ने मुझे कहा था, ये देखें मुझे पता था यार अली, फिजा ने तुम मुझे ही कहा रोक था, सकते हो ये। मगर मसला ये था, मैंने कहा फिजा अगर तुम बनाओगी ना तो फिर हमें जो 2 बजे पहुंचना है तो वो हम 6 बजे पहुंचेंगे, तो इसलिए आज के लिए रहने दो, अलग से हम उनको डिलीवर इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच गाइस। नहीं नहीं नहीं, इट्स द स्पिरिट दैट काउंट्स, एटलीस्ट यू गाइस थॉट अबाउट इट, दैट इज वंडरफुल। नाउ सो कमिंग बैक गाइस, शार्क टैंक, देखो यार स्टेज फ्राइट सबको होता है फिजा, डर लगता है ना जाके, आप एक इतने बड़े और बड़ा ही इन्होंने माशाल्लाह जिस लिहाज से जिस तरीके से लोग इस शो को प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ अमेजिंग। आई थिंक पाकिस्तान में स्केल पे काम कभी भी नहीं हुआ। अब पिच वाले दिन का ज़रा मुझे बताओ ना सीन, कि क्या हालात थे, घबराहट थी, पसीने छूट रहे थे, वो कहते हैं ना ज़रा हाथ ठंडे पड़ जाते हैं अक्सर, कुछ फियर वाला एलिमेंट था बिफोर द पिच? फिजा से शुरू करते हैं पहले। फिजा से स्टार्ट करते हैं जी। फिजा हाँ बिल्कुल था, और मैंने तो खैर उस दिन माइग्रेन था, मैंने जाने से पहले भी गोली खाई थी, और वापसी में भी मैंने उसकी मतलब वहाँ से वापस आते हुए भी मैंने माइग्रेन की गोली खाई थी। लेकिन ये कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बियॉन्ड, मतलब बिल्कुल ही कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस था, मज़ा आया। अच्छा, अब अली आप बताइए। अच्छा, जो शार्क टैंक का माहौल बना हुआ था वहाँ पे बिकॉज़ वो जहाँ पे शार्क्स बैठे हुए थे वो नो गो एरिया था, राइट। यानी कोई जा नहीं सकता था, देख नहीं सकता था। और फिर एक चीज़ होती है कि मैंने बहुत से टीवी इंटरव्यूज़ दिए हैं, रेडियो इंटरव्यूज़ दिए हैं, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है, आपने गए अपने आइडिया प्रेजेंट किया, वो वहाँ पे लेना देना कुछ नहीं होता। जब आपको पता होता है कि यार ये वो आइडिया है, जिस तरीके से आपने प्रेजेंट करना है, आपकी प्रेजेंटेशन की बेस पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। यस। और इस एक स्पेसिफिक शो के लिए बहुत मेहनत की थी मैंने, पिच प्रिपरेशन से लेके बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग भी की, मेंटोर्स को भी कनेक्ट किया, और बहुत सारी और चीज़ें की, जिसके ज़रिए से जो 1-2 मिनट की पिच होती है वो अच्छी हो जाए, और फिर ज़ाहिर है उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं। तो वहाँ पे जब हम गए और उसको आपने जब देखा होगा कि हमने बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से प्लान किया हुआ था कि किस तरीके से शार्क्स को नहीं पता कि जो उनको प्रेजेंट करने वाले हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं। शार्क्स को अपेयर होने से पहले उनको हमने ब्लाइंड फोल्ड कर दिया और सारा कुछ। तो वो एक जो यूनिकनेस हमने अपनी पिच की बनाई, उसके लिए मैं एक्साइटेड भी था, बट एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स नर्वसनेस भी होती है कि आप 5 शार्क्स को जाके पिच कर रहे हैं और आइडिया उनको समझ आता है नहीं आता, क्या आपको एट द एंड ऑफ द डे कुछ मिलता है या नहीं मिलता। बट एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, मुझे लगता है ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, ठीक है, और वो एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई जब वो पिच कंप्लीट हुई, और ज़ाहिर है कि वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी। हम इक्विटी लेके गए थे और हमने एक बहुत बड़ी इक्विटी मांगी थी, यानी दे रहे थे हम, स्टेक बहुत बड़ा दे रहे थे। वो भी एक अच्छी चीज़ थी बिकॉज़ हमारे साथ अगर इनमें से कोई बड़ा शार्क इंगेज हो जाता तो डेफ़िनेटली उनका जो एक नेटवर्क भी है और साथ-साथ उनकी जो गाइडेंस और उनकी जो सपोर्ट है, वो बिज़नेस को बहुत आगे लेके जाती है। लेकिन उनको जो अपील किया वो हमारा सोशल इम्पैक्ट अपील किया, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इक्विटी अपने पास रखें, और जो चीज़ हम लेके जाना चाह रहे हैं ट्रेनिंग्स वाली चीज़ में, आपको हम ग्रांट दे देते हैं, आप ट्रेनिंग्स करें, और इक्विटी आपकी आगे के राउंड्स में ज़रूर काम आएगी। तो इट वाज़ ओवरऑल वंडरफुल एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली। सो अभी आपका 5 मिलियन आई थिंक आप लोगों को कमिट हुआ था फ्रॉम दोज 5 शार्क्स, एंड सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड नाउ अली? लाइक अभी आप नॉर्थ नाज़ाबाद में जहाँ से आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं, आप अपनी पिच में भी आपने जिक्र किया था कि आप शायद उसको स्केल अप करना चाहते हैं, एक बड़ी जगह भी चाह रहे हैं और ये सारी चीज़ें। सो वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ? व्हाट्स द इमीडिएट प्लान फॉर खास फूड्स? ओके, सो खास फूड्स के जो खास तौर पे अगर हम ग्रांट से रिलेटेड बात करें, तो हम ज़ाहिर है कि इस हवाले से बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं। खास तौर पे फंडिंग जनरेट करना और लेके आना, लोगों को ट्रेनिंग करना, इट इट एक एक आम यूथ को ट्रेन करना और एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को ट्रेन करना, इसमें फ़र्क होता है। राइट। बिकॉज़ उसमें बहुत सी आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, कस्टमाइज़ चीज़ें, एक्सेसिबिलिटी का आपको ख़्याल रखना होता है, बहुत सारी और चीज़ें, ट्रैवल कॉस्ट आपकी इन्वॉल्व हो जाती है। सो अब हमने एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम डिज़ाइन कर लिया है, जो कि हम पर्सन विद डिसेबिलिटी को दे रहे हैं। उसका नाम है खुद मुख्तारी का सफ़र। खुद मुख्तारी के सफ़र में क्या होगा कि वो लोग जो हमारे साथ इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए ट्रेनिंग हासिल कर रहे होंगे, ना सिर्फ़ उनको कुकिंग ट्रेनिंग दी जाएगी,
और इसके साथ-साथ उनको उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, उनकी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, उस पे काम किया जाएगा सो दैट जो कुकिंग लेके जा रहे हैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, पर्सनल लाइफ में बिल्कुल करें। अगर वो अपना यहाँ से स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। और अगर किसी को लगता है कि यार ठीक है कुकिंग मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के लिए इंडिपेंडेंट होने के लिए सीख लिया, लेकिन मुझे कहीं किसी कॉर्पोरेट में नौकरी भी करनी है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो कि आपको ओवरऑल इंडिपेंडेंट बना देगा कि अगर वो आप एंटरप्रेन्योरल वेंचर शुरू करते हैं बिल्कुल सही है, आप अपनी नौकरी के लिए कोशिश करते हैं वो करें। और इसकी बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है? और इसमें हम कोलैबोरेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बिकॉज़ जो ओवर द टाइम मुझे चीज़ें समझ आई हैं, अपनी नौकरी के दरमियान भी मैं एचआर के साथ बहुत ज़्यादा इन कन्वर्सेशन रहता था। कॉर्पोरेट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी को हायर करना चाहते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी कॉर्पोरेट में नौकरी चाहते हैं। सही। इनको कनेक्ट करने वाला नहीं होता कोई। तो ख़ास फूड्स इस काम में भी आगे बढ़ेगा और हम उनको ब्रिज भी करेंगे उन लोगों के साथ जो कि नौकरी ढूंढ रहे हैं सो दैट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। इसके साथ साथ जो सेंसिटाइजेशन है, डाइनिंग इन द डार्क इज़ वन ऑफ द टूल्स जिसके ज़रिए हम जो है वो सेंसिटाइज कर रहे होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो होती है ना आपकी, इंस्टेड कि आप 2 घंटे के जाके लेक्चर दे देंगे अच्छा पर्सन विद डिसेबिलिटी ये हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी वो हैं। डाइनिंग इन द डार्क वो एक इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से जब आप उनको पर्सन विद डिसेबिलिटी जो हायरिंग मैनेजर है आपका, आप उसको 1 घंटे के लिए विजुअली इम्पेयर्ड कर देते हैं और उसको कहते हैं कि भाई अब अगला 1 घंटा तुमने इसी तरह गुज़ारना है। तो वो जो एम्पैथी बिल्ड होती है अदील भाई और उसको फिर रियलाइज़ होता है कि हाँ यार अगर मैं खुदा ना ख़ास्ता विजुअली इम्पेयर्ड हो गया, तो मुझे भी ये सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। सो इस प्रोग्राम को ट्रेनिंग्स वाली चीज़ें को, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम को और ऑफ कोर्स जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है या जो आपको एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्ट होना है, उस सारी चीज़ों में हमारा प्लान है कि हम ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे और जो हमारे बेनिफिशरीज़ होंगे डेफ़िनेटली उनके लिए बहुत अच्छी और खुशखबरी है कि बहुत सारी चीज़ें उनके लिए हमने प्लान करके रखी हुई हैं। So are you at what stage of curriculum development are you at right now? Like देखो तुमने तो ये बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव ये प्रोग्राम बताया है कि जिसमें फोकस सिर्फ हार्ड स्किल्स पे नहीं बल्कि सॉफ्ट स्किल्स पे भी है कि यार चलो अगर वो कुकिंग पे ना भी अपना करियर बनाना चाहे तो ही कैन गेट अ जॉब एट सम कंपनी और वहाँ पे वो काम कर सकता है। उसको प्रेजेंटेशन स्किल्स आ जाएंगी, फाइनेंशियल स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। मेरा तो आपको पता है कि बहुत ही एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है ये वाला लोगों में फाइनेंशियल स्किल्स को डेवलप करना, बिकॉज जनरली वी पाकिस्तानीज आर वेरी बैड एट दैट। बट अभी किस स्टेज पे हो? लाइक अभी ये बन रहा है करिकुलम या एडवांस स्टेज है? क्योंकि मेरे ख्याल से आई थिंक फिज़ा इज़ लुकिंग आफ्टर द कुकिंग साइड एंड जो हार्ड स्किल जिसे हम कह सकते हैं, बट ये सॉफ्ट स्किल पे कहाँ पर हो? हाँ, कुकिंग का तो करिकुलम ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है और वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की नीड्स के मुताबिक बना हुआ है कि किस तरीके से उनको कस्टमाइज़्ड ट्रेनिंग देनी है सो दैट वो एक्सेसिबिलिटी के साथ अपनी कुकिंग जो है वो सीख सकें। जो दूसरा सॉफ्ट स्किल्स और जो कम्युनिकेशन या करियर डेवलपमेंट वाला पार्ट है, उस पे भी हमने कुछ ट्रेनिंग्स करवाई हैं इन द पास्ट और अब इसको मज़ीद एडवांस करने के लिए हम ये कर रहे हैं कि हम जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ एंगेज कर रहे हैं। राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल जो नौकरी देने वाला इदारा है, हम उसके साथ कम्युनिकेट करें कि भाई आपको एक पर्सन विद डिसेबिलिटी में क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है? हम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके साथ हम एंगेज कर रहे हैं कि अच्छा आपके पास जो बच्चे हैं उनके पास क्या-क्या है और क्या-क्या चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करना है। बिकॉज़ एक शख्स बहुत काबिल है, लेकिन उसकी सीवी वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही उसकी, तो वो तो आप अगर बैठे हुए कॉर्पोरेट में हैं, तो आप तो सीवी देखेंगे ना पहले और सीवी देखने के बाद आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, राइट? जी। इसी तरह एक शख्स बहुत काबिल है, लेकिन वो इंटरव्यू स्किल्स नहीं है उसकी अच्छी, वो अपने आप को नहीं प्रेज़ेंट कर पा रहा। तो वो जो इंटरव्यू का प्रोसेस होगा, टेक्निकली हो सकता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन राइट। वो उस इंटरव्यू के प्रोसेस में अगर नहीं आगे बढ़ सका, तो वो चीज़ें हैं जो कि हम उस पे काम कर रहे हैं। और इसमें ऑफ कोर्स हम जो है जैसे मैंने कहा कि हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को एंगेज कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हमारा इसमें काम हो गया है एंड वी आर अबाउट टू लॉन्च दिस। और आई एम श्योर कि और आपको बताऊँ अदील भाई, सबसे जो मेरी कोशिश होती है, हमारी कोशिश ये होती है कि ये एक ऐसा सफ़र है जो कि कंटिन्यूअसली चलने वाला है। यानी हम
अपनी ही चीज़ों से सीखते हैं, उसको इवॉल्व करते हैं और उसके बाद उसको मज़ीद बेहतर बनाते हैं। दैट इज़ वंडरफुल यार। और माशाल्लाह आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि काफ़ी एडवांस स्टेज में अभी चीज़ें आ गई हैं। और तुम लोग की पिच में ही मैंने ये सुना था कि यू गाइज आर नॉट चार्जिंग एनी फ़ी फॉर दैट, तुम लोग कोई पैसे चार्ज नहीं करोगे, ये ग्रांट या स्पॉन्सरशिप की फॉर्म में होगा ये? यस, जो पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आते हैं उनसे हम कुछ नहीं चार्ज करते, बल्कि जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ आते हैं उनको हम स्टाइपेंड की मद में जो है वो एक सर्टेन अमाउंट भी दे रहे होते हैं, सो दैट उनकी ट्रैवल का जो है वो मसला ना हो। बिकॉज कुछ चीज़ें हमारी तल्ख हकीकतें भी हैं दिल भाई। आम तौर पे एक फैमिली है जिसमें 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में से एक शख्स है जिसके साथ कोई डिसेबिलिटी है। बहुत सारी अच्छी फैमिलीज़ होती हैं जो कि उनको भी इक्वली ट्रीट कर रही होती हैं, या कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो जो स्पेशल चाइल्ड जिसे आम तौर पे कहते हैं, तो उसके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे होते हैं। लेकिन हमें अपने मुल्क की करंट सिचुएशन को भी देखना है, राइट? तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो नहीं अफ़ोर्ड कर पाती कि अच्छा 3 बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ट्रेनिंग्स पे जा रहे हैं। अब पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक तो उनके ऊपर वो उनको यकीन नहीं होता कि अच्छा ये ट्रेनिंग करके क्या ही कर लेंगे, राइट? तो उस हवाले से हम चाहते हैं कि पेरेंट्स के लिए भी मोटिवेशन हो, स्टूडेंट के लिए भी मोटिवेशन हो कि अच्छा ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपने आपका ट्रैवल भी हम कवर कर रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने आके मेहनत करनी है और मेहनत करके अपना नाम रोशन करना है, अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को और अपने मुल्क को ये बताना है कि अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, तो अगर आपको वो मौके मिलते हैं, तो आप भी उसी तरीके से आम लोगों की तरह अपने लिए चीज़ें, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स वंडरफुल, दैट इज़ सो कूल यार। और मैं बहुत खुशी है कि यू गेटिंग बहुत सारे लोग अलीब ज़िंदगी अपनी गुजार देते हैं और दे नेवर रियलाइज़ व्हाट्स द पर्पस, ज़िंदगी गुजारने का मकसद क्या था मेरा यार। और आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट यू गाइज आर लिविंग विद द पर्पस। ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियों को तुमने माशाल्लाह तुम लोगों ने जिस तरह उसको स्टेबल किया है, यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी एज़ वेल। एंड ज़ाहिर है इसका एक तो दुनिया में जो बेनिफिट है ही है, आखिरत में भी अल्लाह ताला ने उसका एक ज़रूर अजर रखा होगा। किस तरह तुम लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करवाना चाह रहे हो, दैट इज़ सो वंडरफुल। एक हाँ, तुम लोग की पिच में एक और बात भी मैंने सुनी थी, दैट यू गाइज हैव गॉट अ टीम ऑफ 10 पीपल राइट नाउ। सो ये फ़िज़ा मॉनिटर कर रही होती हैं उनको, 10 लोगों को वो कुकिंग वगैरह में हेल्प कर रही होती नहीं हैं? होते, किचन के 3-4 हैं, बाकी जो है हमारे अली बताएगा, बाकी हमारे जो हैं। अच्छा, हमारे साथ किचन का स्टाफ होता है जिनको फ़िज़ा मॉनिटर कर रही होती हैं, फ़िज़ा डायरेक्टली उनके साथ काम कर रही होती हैं। इसके अलावा हमारे साथ ऑपरेशनल और मार्केटिंग के लोग हैं। और ओके। अब क्योंकि हम कोलैबोरेशंस पे जा रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास एक अच्छी टीम हो जो कि आपको कोलैबोरेट करने में भी हेल्प करे। और जो है इसके अलावा डाइनिंग इन द डार्क जब हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो डेफ़िनेटली हमें एक टीम चाहिए होती है और वो हमारे साथ टीम है जो कि उसको एग्जीक्यूट कर ये रही है। वॉलंटियर फॉर्म में होती हैं? अच्छा, इनमें से कुछ वॉलंटियर फॉर्म है, कुछ हमारे साथ एडवाइज़री की उसमें है, लेकिन इसके अलावा कुछ हमारे साथ जो है वो परमानेंट मेंबर्स भी हैं जो कि पेड भी हैं। Alright guys, that was wonderful। और माशाल्लाह good to know that Khas Foods, your initiative is growing। और you've got certain celebrity fans as well और friends as well। मुझे याद है जिस ज़माने में मेरा तुम लोगों ने वो डाइनिंग इन द डार्क किया था, बुशरा अंसारी was also, यस, I think she also visited your place और वो भी शायद इसका पार्ट रही हैं। उनसे अभी भी राब्ता रहता है वैसे? बुशरा अंसारी से अभी भी राब्ता रहता है एंड शी इज़ अमेजिंग। और कुछ और सेलिब्रिटीज़ भी हैं आपकी तरह जो हमें, हम कहाँ सेलिब्रिटी यार, आप करार दे देते हैं, लेकिन खैर चलें। वो सेलिब्रिटी हैं जो कि मतलब माशाल्लाह कितने सालों से हैं, 2005 से अब तक मुझे माशाल्लाह 20 साल अब होने वाले 20 रेडियो पे यार। साल हो गए हैं, दो वाह मैन। और आदिल भाई, आप उन चंद सेलिब्रिटीज में से हैं जो कि रेडियो से सेलिब्रिटी बने, और अच्छी बात यह है कि अब आपने इसको डिजिटल फॉर्म में भी ले आए। जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, जैसे जैसे जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही हैं, और आप उन सारी जो चीज़ें हैं उस पर पूरा उतर रहे हैं। और मैं तो नहीं, आपका हुस्न जाना है, बस मैं अब बहुत ज़्यादा तारीफ अपनी नहीं करवाऊंगा वरना मैं चौड़ा हो जाऊंगा, ठीक है जी। कपड़े भी टाइट हो जाएंगे मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। बट गाइज, इट वाज वेरी नाइस रिकनेक्टिंग विद यू, बहुत मज़ा आया। हमारी वैसे पिछले साल हुई कि मुलाकात काफ़ी बिल्कुल, तफसीली हुई थी, और because मुलाकात मैं- होती रहेगी और इंशाल्लाह। मुलाकात होती रहेगी। मैं इनके घर जाना हुआ तो, और वहाँ पे मैंने भी एक सेशन कंडक्ट किया था बाय द वे, और बड़ा आदिल मज़ा आया भाई था। का जो मोस्ट फेवरेट सेशन, और हमारा भी मोस्ट फेवरेट सेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक टू यू। और अगेन एक बार मैं दोबारा ये कहता हूँ, आई एम वेरी हैप्पी फॉर द अटेंशन
and prominence that you guys are getting thanks to Shark Tank Pakistan. ये भी अल्लाह की तरफ से एक मदद ही आती है, वरना एक साल पहले किसने सोचा था भैया. एंड मेरी दुआ ये है कि तुम्हें जो ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है, ये जो शार्क्स की एक सॉर्ट ऑफ इनका एक कोलैबोरेशन का मौका मिला है. दीज आर वेरी गुड पीपल. आई मीन पर्सनली मैं 3 के साथ तो यहाँ इंटरव्यू कर चुका हूँ और मुझे अंदाज़ा यही है कि एंड आई नो फॉर श्योर दैट दे विल बी अराउंड आप लोग के बिजनेस के साथ होंगे और यू विल डेफिनेटली लर्न अ लॉट फ्रॉम यू. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट. Thank you so much for having us. Thank you, Fiza. Thank you so much, Ali. And that was Ali and Fiza, the dynamic duo from Khas Foods. इनके सोशल मीडिया पेजेस हैं, आप जाके उनको लाइक कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं. यू कैन सी दी एक्टिविटीज़ डाइनिंग इन द डार्क, किन कॉर्पोरेट्स में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या चल रहा है सिलसिला. यू कैन ऑफ कोर्स order their food as well and try it out and you would really love it. I can guarantee you that, especially दम वाला कीमा जो है वो आजकल काफ़ी हिट जा रहा है. तो चलें जी, हम भी खा के देखते हैं. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग. आई होप इस पॉडकास्ट में आपने भी उतना एंजॉय किया होगा जितना मैंने इनके इस इंटरव्यू कंडक्ट करने में किया. इंशाल्लाह अगली एपिसोड के साथ, अगली पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होगा. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.